वेलकम टू लर्निंग सेशंस। सो अभी हम बात करने वाले रिलेटेड टू द बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ के बारे में। इट्स रिलेटेड टू द बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है कि आप दो या उससे ज्यादा जो अकाउंट्स होते हैं जो सेम ब्रांच या सेम बैंक में आपके पास, आप उनको कंबाइन कर सकते हो, उनके बैलेंस को कंबाइन कर सकते हो। और ये जो राइट ऑफ सेट ऑफ है ना, दिस इज अ स्टैच्यूटरी राइट। ये जो राइट ऑफ सेट ऑफ है, दिस इज अ स्टैच्यूटरी राइट विच इज अवेलेबल। एक संवैधानिक अधिकार है जो बैंक के पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज है कि एक प्रायर नोटिस भेजना जरूरी है। अब प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कभी भी इस अधिकार को आजमा लो, राइट। वो प्रायर नोटिस चाहिए, कस्टमर को भेजना पड़ेगा, राइट। जनरली क्या होता है, जब कस्टमर की डेथ होती है या कस्टमर पागल हो जाता है या फिर लेट्स से इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस केस में होता है, या फिर आपके पास गार्निश ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर रिसीव हो गया, उस केस में आप इसको अधिकार को आजमाते हो। इन जनरल अगर बात करें तो वहां पर नोटिस भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर आप इसको एक्सरसाइज कर रहे हो फिर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। एंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट्स रिलेटेड टू कि सेम कैपेसिटी में अकाउंट्स का होना जरूरी है। अब पर्सन ए के अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं, इसको इस तरह से समझते हैं, पर्सन ए के मल्टीपल अकाउंट्स हैं। एक है सेविंग फंड अकाउंट और दूसरा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इसका 20,000 अमाउंट ड्यू हो चुका है जो उसने पैसा पे करना था लेकिन किया नहीं है, और सेविंग फंड अकाउंट में इसका 50,000 पे बैलेंस पड़ा है। तो बैंक एक रीजनेबल नोटिस दे देगा कस्टमर को, एंड उसके बाद 20,000 सेविंग फंड अकाउंट से डेबिट करके अपना अमाउंट रिकवर 20,000 का कर सकता है। दैट इज व्हाट, दैट इज बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ। ठीक है जी, क्लियर है चीज। तो कंडीशंस क्या है, प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट है, यस दैट इज देयर, सेम नेम एंड कैपेसिटी में होना चाहिए, एंड डेप्ट मस्ट बी सर्टेन, यानी कि ड्यू हो गया हो, डिटरमाइंड हो कितना अमाउंट ड्यू है। फ्यूचर या कंटिंजेंट डेप्ट के लिए आप इस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। एंड इवन टाइम बार्ड जो डेप्ट है वहां पर भी राइट ऑफ सेट ऑफ अलाउड है। टाइम बार्ड डेप्ट कौन से होते हैं, टाइम बार्ड डेप्ट वो होते हैं जहां पर लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी है। सो इवन इफ द केस इज की लिमिटेशन इज एक्सपायर्ड, ठीक है, लिमिटेशन अगर एक्सपायर हो भी चुकी हो तो भी आप क्या कर सकते हो, तब भी आप इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो, तब भी आप जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसमें डेबिट करते हुए अपने अमाउंट की रिकवरी कर सकते हो, यानी कि बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ विल बी अवेलेबल इन इवन दैट सिनेरियो। क्लियर है चीज, ओके। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू सेट ऑफ। अगर पार्टनरशिप अकाउंट के केस में बात करें सेट ऑफ किस तरह से काम करेगा। लेट्स टेक द केस की कोई क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, पार्टनर के अकाउंट में, एंड पार्टनरशिप फर्म का डेबिट बैलेंस है। तो लेट्स टेक द केस कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और ए के अकाउंट में 20,000 पे पड़े हैं। सेम ही ब्रांच में एबीसी का पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है जहां पर 50,000 पे ड्यू हो चुके हैं। तो बैंक एक नोटिस देगा और उसके बाद ए जो कि एक पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, उसके अमाउंट उसके अकाउंट को डेबिट करते हुए रिकवरी कर सकता है। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है दैट इज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो उसके सिनेरियो में ये चीज की जा सकती है, द अमाउंट कैन बी डेबिटेड फ्रॉम द पार्टनर अकाउंट एंड कैन बी क्रेडिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म अकाउंट, लेकिन रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। रिवर्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है और पार्टनर का अमाउंट ड्यू है, कोई पर्सनल लोन तो उसने लिया था, तो आप उसकी रिकवरी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से कर लोगे, वो चीज अलाउड नहीं है, ठीक है, वो चीज नहीं अलाउड, राइट। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू गार्डियंस अकाउंट। गार्डियन का अकाउंट कैसे होता है, जैसे मान लो कोई माइनर था, पर्सन ए है जिसकी एज 12 ईयर्स की है, इनका सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट नहीं है, इनका अपने फादर के साथ अकाउंट चल रहा है लेट से, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, दैट इज बेसिकली अ गार्डियन अकाउंट, वो एक गार्डियन अकाउंट है। एंड इन केस ऑफ गार्डियन अकाउंट, कैपेसिटी ऑफ गार्डियन है, उसको सेम नहीं ट्रीट कर सकता। अब जैसे मान लो फादर का लोन चल रहा था, वहां पर पैसा ड्यू हो गया, फादर का पैसा चल रहा अकाउंट चल रहा था, लोन अकाउंट, वहां पर अमाउंट ड्यू हो गया और ये माइनर के अकाउंट में पैसा पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आप माइनर का अकाउंट जहां पर उसका फादर गार्डियन है वहां से रिकवरी करके यहां पर क्रेडिट कर दो, दैट इज नॉट अलाउड। वो चीज अलाउड नहीं क्योंकि सेम कैपेसिटी नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशंस बताई थी, यहां पर ध्यान रखो।
सेम नेम एंड कैपेसिटी का होना जरूरी है। अगर सेम नेम एंड कैपेसिटी नहीं है, जैसे मान लो कोई ट्रस्टी है ट्रस्ट का, ठीक है, जैसे मान लो पर्सन ए ट्रस्टी है, अब इसका लोन भी चल रहा है, अब ट्रस्ट के अकाउंट में तो बहुत पैसा पड़ा है, लेकिन आप ट्रस्ट के अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि सेम कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ऑफ द सेम कैपेसिटी। तो सेम कैपेसिटी का होना जरूरी है, दैट्स अ मेजर कंडीशन, वो कंडीशन है। एंड डेप्ट जो है वो सर्टेन होना चाहिए, दैट मस्ट बी सर्टेन, वो ड्यू होना चाहिए, वो डिटरमिन्ड होना चाहिए। आप फ्यूचर या कंटिंजेंट डेप्ट के लिए नहीं कर सकते। ये नहीं कि अगले महीने इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो हम उसका इंस्टॉलमेंट आज ही डेबिट कर रहे हैं अपने अकाउंट से, नो दैट इज नॉट डन, वो चीज अलाउड नहीं है, वो चीज नहीं अलाउड है, राइट, दैट आप वो चीज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज कर सकते हो, ठीक है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब ये जो राइट है दैट इज डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 59, 60, 61 के अंदर आप इसको डिफाइन करते हो। एंड फर्दर क्या होता है इसमें, तीन मेजर टाइप्स हैं, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स, लेट्स लर्न देम ऑल, जल्दी से इनको लर्न करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो, पहले होता है डेप्टर का एक्सप्रेशन। अगर डेटर ने खुद बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे पैसे जमा करने हैं और बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई जिस तरह से उसने बोला है उसी हिसाब से पैसे जमा करने पड़ेंगे, ठीक है, उसी तरह से पैसे जमा करने पड़ेंगे। डेटर आया 50,000 रुपये लेके, कहता है जी 50,000 में से 49,000 जो है ना वो जमा कर दो मेरे सेविंग फंड में, और 1,000 जो है वो जमा कर दो मेरे लोन अकाउंट में, वो मेरे लोन अकाउंट में जमा कर दो। अब ड्यू थे 10,000, बैंक वाला कह रहा है भाई 10,000 जमा कर दो, नहीं भाई ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही करने हैं, और बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, क्रेडिटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा, उसके केस में जिस तरह से आपने मानना है कि आप करोगे 49,000 सेविंग में जाएंगे और 1,000 जो है वो आपके लोन में जाएंगे, उसी तरह से करने पड़ेंगे। क्लियर है। सेकंड केस होता है जहां पर बोरोर बताना भूल गया, डेटर ने बताया ही नहीं, सेकंड सिनेरियो हो गया, डेटर ने बताया ही नहीं कि भाई कैसे पैसे जमा करने हैं, जैसे वो पैसे पकड़ा गया, ठीक है, उसके केस में अब क्रेडिटर जो है वो अपना खुद का जो भी ब्रेन है वो यूज कर सकता है, एंड जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है लाइक लॉफुल डेप्ट को रीपे करने के लिए उस तरह से कर सकता है, जाएंगे तो उन्हीं के खातों में, लेकिन जिस तरह से लॉफुल आप करना चाहते हो किसी भी डेप्ट को रीपे करने के लिए वहां पर पैसे डाल सकते हो। क्लियर है। अब जहां पर ना तो बैंक ने ध्यान दिया, ना तो बैंक ने वाला ध्यान दे रहा है, ना ही कस्टमर यानी कि डेटर कुछ इंटीमेट करके गया भाई कैसे कैसे पैसे जमा करवाने हैं, ठीक है, वहां पर क्या रहेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखोगे, यानी कि जो सबसे पुराना लोन होगा उसको सबसे पहले रीपे किया जाएगा, बाकी का पैसा इस तरह से पे किया जाएगा, राइट, दैट्स द केस। एंड यहां पर ये मैटर नहीं करता कि लोन आपका लिमिटेशन एक्सपायर हुई है नहीं हुई है, दैट डजंट मैटर, सभी डेप्ट इक्वल माने जाते हैं, इवन इफ द लिमिटेशन इज एक्सपायर्ड तब भी उसको इक्वल माना जाता है, राइट। क्लियर है। यहां पर 3 पॉइंट क्लियर हो गया आपको ये वाले। सो जनरल प्रिंसिपल यही कहता है कि जब डेप्ट ड्यू हो गया इंटरेस्ट के साथ, अगर कोई भी पेमेंट की गई है डेटर के द्वारा तो वो पहले बैंक के इंटरेस्ट को पे करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो ऑर्डर क्या है कि पहले आप इंटरेस्ट को पे करोगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट को पे करोगे, उसके बाद फिर प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसको रिकवर करा जाएगा। ये जनरल रूल है, दिस इज द जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू इट। अब कंडीशन पेमेंट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन फॉर द पेमेंट्स ओवर देयर, बैंक बाउंड नहीं है कि वो पेमेंट को एक्सेप्ट करे बोरो से, जो भी उसके द्वारा कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से करे, ठीक है, लेकिन जब अगर एक्सेप्ट कर लिया अपने कंडीशन फिर भाई उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है, अगर तो एक्सेप्ट नहीं करी बात अलग है, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर ली फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं। जो लियन है डेट इज डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 170 171 में डिफाइंड है। जो सेट ऑफ है वो कस्टम प्रैक्टिसेस के हिसाब से कहीं पर ऐसा कानून में डिफाइंड नहीं है, और जो एप्रोप्रिएशन है 59 से 61 के अंदर डिफाइंड है। लियन अधिकार देती है क्रेडिटर को कि आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो, सिक्योरिटीज को रिटेन कर सकते हो जब तक लोन रीपे नहीं किया जाता, दैट इज लियन, दैट इज लियन, ठीक है। और जो राइट ऑफ सेट ऑफ है दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ द अकाउंट्स, राइट। एंड जो एप्रोप्रिएशन है वो है कि आप कौन से अकाउंट में पैसा डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो उसके बारे में है। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की बात करें तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ लियन इज व्हाट, इट इज क्रेडिटर डेटर। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो रहेगा डेट इज ऑफ क्रेडिटर डेटर, क्योंकि आपने एक जगह पैसा लिया है, बोरो ने पैसा लिया ना तभी तो आप लियन मार्क कर रहे हो, ठीक है,
तो वो क्रेडिटर डेटर, बैंक जो है वो क्रेडिटर है, कस्टमर जो है डेटर है। और सेट ऑफ के केस में एक केस में बैंक डेटर होगा क्योंकि बैंक ने पैसे देने हैं, और दूसरी जगह बैंक क्रेडिटर होगा क्योंकि बैंक ने पैसे लेने हैं, तभी आप सेट ऑफ कर पाओगे। ठीक है, एक जगह सेविंग फंड अकाउंट है, एक जगह टर्म लोन है जहां पर ड्यू अमाउंट, तो वो रिलेशनशिप है। और इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन आल्सो आपका रिलेशनशिप डेटर क्रेडिटर या फिर क्रेडिटर डेटर कुछ भी हो सकता है, दैट्स एप्रोप्रिएशन। क्लियर है चीज? फर्दर इट्स रिलेटेड टू राइट्स विच आर अवेलेबल, राइट्स विच आर अवेलेबल। अच्छा एक चीज बताओ, इन केस अगर गार्निशी ऑर्डर रिसीव होता है, इन केस ऑफ लियन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गार्निश ऑर्डर रिसीव हुआ, तो बैंकर लियन जो होती है वो एक इम्प्लाइड प्लेज होती है, एंड गार्निशी ऑर्डर को एक्टिवेट करने से पहले डेफिनेटली बैंक अपना अधिकार आजमा सकता है। राइट ऑफ सेट ऑफ भी एक स्टैट्यूटरी राइट है जो ओवरराइड करता है बाकी सभी राइट्स को। एंड एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें तो बैंक क्या कर सकता है, अपने अधिकार को आजमा सकता है, यानी कि गार्निश ऑर्डर से कंप्लाई करने से पहले आजमा सकता है। सो तीनों के केस में, इन केस अगर गार्निश ऑर्डर रिसीव होता है तो बैंक का अधिकार है कि बैंक पहले अपने जो राइट्स हैं उनको आजमा ले, उसके बाद बेसिकली डील करेंगे। एंड अगर हम लिमिटेशन की बात करें, लियन की केस में कोई लिमिटेशन होती है? नो लिमिटेशन। लियन के केस में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, एंड राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एंड सेम गोस फॉर एप्रोप्रिएशन, कोई भी लिमिटेशन उस सिनेरियो में भी नहीं रहता है, देयर इज नो लिमिटेशन, राइट। बैंक अपने लॉफुल टाइम बाद डेब्ट की रिकवरी भी कर सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है। अच्छा, नोटिस की रिक्वायरमेंट है? यस, रिक्वायर्ड है। लियन के केस में नोटिस रिक्वायर्ड है, लेकिन एक्सेप्ट मैंने आपको बताया था अगर डेथ का केस है, इंसॉल्वेंसी का केस है, या फिर गार्निश ऑर्डर रिसीव हो गया, फिर नोटिस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम सेट ऑफ के लिए भी है। सेट ऑफ के केस में भी अगर तो देखो डेथ है, इंसॉल्वेंसी केस है, या गार्निश ऑर्डर रिसीव हुआ है, फिर नहीं आपको नोटिस देने की जरूरत, अदरवाइज आपको नोटिस देना पड़ेगा। एंड एप्रोप्रिएशन के केस में नोटिस देने की कोई भी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होती है, दैट इज नॉट देयर, राइट। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। एंड फर्दर इन केस अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तब क्या होगा? अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो बैंक के पास ऑटोमेटिक राइट आ जाएगा लियन का, राइट, ऑटोमेटिक राइट आ जाएगा, दैट्स द केस। हर बार ऑटोमेटिक रहेगा ना इन केस अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो, राइट, ये चीज है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द कब क्या चीज राइट अवेलेबल रहता है, कौन सा राइट अवेलेबल नहीं रहता है। लेट्स से डिपॉजिट जो है वो सिंगल पर्सन के नेम पर है, सिंगल पर्सन के नेम पर है डिपॉजिट, राइट। एंड जो लोन है वो आपके पास अवेलेबल है इन द नेम ऑफ द सिंगल पर्सन, वो भी आपके पास ज्वाइंटली अवेलेबल है या सिंगल पर्सन के नेम पे अवेलेबल है, तो उसके केस में ये अधिकार अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। कौन सा राइट कब अवेलेबल रहता है नहीं रहता उसके बारे में हमने बताना है, राइट। तो सिंपल सा फंडा ये समझो, एक मैं आपको कॉलम देता हूं जहां पर मैं कहता हूं डिपॉजिट किसके नाम पर है, डी इज फॉर डिपॉजिट, फिर मैं एल लिखता हूं दैट इज बेसिकली फॉर लोन, एंड फिर आर लिखता हूं कि राइट अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो डिपॉजिट जो है वो सिंगल पर्सन के नाम पर है और लोन जो है वो ज्वाइंटली अवेलेबल है विद द अदर्स, राइट, तो क्या ये अधिकार अवेलेबल रहेगा? यस, दैट इज अवेलेबल। व्हाई? पर्सन ए एंड बी का लोन अकाउंट है, लेकिन पर्सन ए का इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है, तो आप ए के अकाउंट से भी तो रिकवरी ले सकते हो, यू कैन बी रिकवरिंग फ्रॉम द एज अकाउंट ओनली, राइट, अवेलेबल है जी, बिल्कुल सही है। अगर डिपॉजिट जो है वो पार्टनर के नाम पर है, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के नाम पर है, और लोन जो है पार्टनरशिप फर्म के नाम पर है, तो क्या ये अधिकार अवेलेबल है? यस, अवेलेबल है। इसका तो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपको एग्जांपल दिया था ना मैंने कि पार्टनर के पैसे पड़े हैं सेविंग फंड अकाउंट के, पार्टनरशिप फर्म के ड्यू हो पड़े हैं, तो आप पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करके निकाल लो, ठीक है। और अगर सिंगल पर्सन ए के नाम पर ही लोन है और ए के नाम पर ही अकाउंट है, फिर तो अवेलेबल डेफिनेटली रहेगा। अच्छा, अगर प्रोप्राइटर के नाम पर है डिपॉजिट, ठीक है, और पर्सन के नाम पर प्रोप्राइटर के शिप फर्म के नाम पर ही लोन है, तो भी अवेलेबल रहेगा, राइट, तो भी अवेलेबल रहेगा ना। लेकिन मान लो अगर जॉइंट नेम में डिपॉजिट है और लोन है इंडिविजुअल पर्सन के नाम में,
फिर अवेलेबल रहेगा? नो, फिर अवेलेबल नहीं है। क्यों? तो ऑपोजिट केस हो गया ना कि लोन अकाउंट चल रहा है ए के नाम का और डिपॉजिट अकाउंट है ए एंड बी के नाम का, फिर थोड़ा ना रिकवरी कर सकते हो। वो भी अगर ज्वाइंटरी है, ज्वाइंट अकाउंट है, राइट, फिर थोड़ा ना कर सकते हो, फिर नहीं अलाउड। सेम केस में अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम में डिपॉजिट है और पार्टनर के नाम पर लोन है, फिर अलाउड है? नॉट अलाउड। अगर ट्रस्ट के नाम पर अगर ट्रस्ट के नाम पर डिपॉजिट है और ट्रस्टी के नाम पर लोन है, रिकवरी कर सकते हो? नॉट अवेलेबल, फिर भी रिकवरी नहीं कर सकते। तो आपको ये सिनेरियोस क्लियर होने बहुत जरूरी है कि रिकवरी किस केस में कर सकते हैं, किस केस में नहीं कर सकते। डेट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन from the link iibf24/app. And अगर आप iOS यूजर हैं, it will be asking for the ORG code which is GEGKT. So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.